सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कल कर रहे थे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1, उसमें ही आगे बढ़ने वाले हैं। कल हमने जो लास्ट चार्टर किया था या लास्ट एक्ट जो हमने किया था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इस चार्टर एक्ट में जो है हमने बहुत सारे प्रोविजंस पढ़े थे इसमें क्या था, ठीक है। बट ये जो था लास्ट एक्ट था कंपनी रूल का। इसके बाद में 1857 का रिवॉल्ट हो गया था। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में बहुत बड़ा चेंज इंडिया में आया था, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। इसमें हमने देखा बहुत सारे राजा रजवाड़े जो थे वो खत्म हो गए। इवन जो मुगल एम्पायर था इतना बड़ा जो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा था वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्राउन रूल स्टार्ट होता है। क्राउन रूल का मतलब क्या है, सीधा अब जो था ब्रिटेन का जो क्राउन था यानी कि जो क्वीन थी वो अब यहाँ पे शासन कर रही थी। तो ये 1858 से स्टार्ट होता है 1947, 15 अगस्त 1947 तक इंडिया में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्ट इन्होंने यहाँ पे दिया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड इस एक्ट को बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले तो गवर्नड बाय हर मैजेस्टी। कैसे पढ़ा था, क्राउन रूल ही तभी ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि हर मैजेस्टी यानी रानी अब रूल कर रही थी। दूसरा चीज़, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था उनको अब बना दिया गया था वाइस राय ऑफ इंडिया। इन फर्स्ट कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे, ठीक है। और यहाँ पे आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल कब बनाया गया था बंगाल का, विच एक्ट का नाम, ठीक है। एंड ओके बस इतना तो ठीक है। गवर्न बाय हर मेजेस्टी एंड यहाँ पे जो भी था मुगल्स वगैरह बहादुर शाह जफर सब वो उनका पतन हो गया था, रंगून जेल उनको भेज दिया गया था, ठीक है। अब आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बॉडी हमने कौन से एक्ट में पढ़ी थी, पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ी थी, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करके कंपनी के जो काम है कमर्शियल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग अलग कर दिया गया था। तो इस एक्ट के साथ में इनको भी अबॉलिश कर दिया गया जो डबल गवर्नमेंट थी। अब एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया था, कौन सा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये जो महाशय थे ये कहाँ बैठा करते थे, ये बैठा करते थे ब्रिटेन की कैबिनेट में, ठीक है। एंड इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई थी जो इनको असिस्ट करती थी। इट वॉज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। तो ये जो था इनको बोला गया इनके पास में कुछ लीगल जो पावर है वो भी दे दी गई थी। तो ये हमारा था छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। क्या क्या प्रोविजंस आपने इसमें याद रखने हैं, सबसे पहले कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, इंडिया है इसको यहाँ पे, ठीक है, करेक्शन कर लूँगी मैं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब जो शासन पूरा है वो हर मैजेस्टी के नाम पे चल रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अबॉलिश कर दिया गया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करके एक नया ऑफिस बनाया गया। 15 मेंबर की काउंसिल याद रखनी उनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्ट आता है ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें नाम ही बोल रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट मीन्स इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में अब थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करवाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इंडियंस को सबसे पहले लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेकर आया गया। कौन लेकर आता था, वाइस राय नॉमिनेट करता था। अब देखो सबसे पहले, अब जो अंग्रेज़ है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेंगे, ठीक है, कि हम इंडियंस को अपने साथ में जो है अपने जैसा बनते हुए देखें। तो इन्होंने उन लोगों को अपने साथ में मिक्स करा जो इनके ही बोल सकते हैं एक तरीके से इनके पिछलग्गू थे या इनके साथ में चलना पसंद करते थे, ठीक है। तो इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेकर आया गया। वाइस राय ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया, ठीक है। 62 में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। तो ये 3 लोग थे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में आते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इन्होंने जो बम्बई एंड मद्रास है वहाँ की प्रेसिडेंसी की पावर ले ली थी। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया था कि बॉम्बे, मद्रास एंड जो बंगाल था वहाँ पे अपने अपने अलग अलग गवर्नर जनरल्स उतरे। अब इसमें क्या किया गया, जो इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था इन्होंने पावर का, ठीक है, उसको वापस दे दिया गया इनकी पावर्स को, इनकी प्रेसिडेंसीज को, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो इनका वो था। तो उसके बाद में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टैब्लिश किया गया, कहाँ पर, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में, पंजाब में। बंगाल में 62 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में 86 में, पंजाब में 97 में। अब आता है पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया। लॉर्ड कैनिंग जो है उनको फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है। ये सब कुछ 1859 में। अब क्वेश्चन उठता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। तो आज जैसे हम देखते हैं, एक है मोदी जी, ठीक है। अब हम उनके साथ में देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री किसी और के पास है, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो किसी और के पास में है। हम देखते हैं और क्या होता है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स उनको डिवाइड किया गया है। वैसे लॉर्ड कैनिंग ने भी क्या किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम का यही मतलब होता है, डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया कि हाँ आप जो है वो एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स को डिपार्टमेंट को देखो, आप जो है वो हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को देखोगे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर आई थी, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर। हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट है आज वो इमरजेंसी पीरियड में बिना लोकसभा राज्यसभा के ऑर्डिनेंसेस इशू कर देते हैं। तो ये पावर कहाँ से आई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे बोला गया कि आप जो हो वाइसराय जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इमरजेंसी के दौरान भी, ठीक है। तो इतना सा ही है एक्ट के, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उनको इंक्रीज़ कर दिया उनके नंबर को, ठीक है। फंक्शंस को बढ़ा दिया गया एंड नॉमिनेशंस वगैरह, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 विच इज ऑल्सो नॉन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें एक चीज़ को याद रखना है, मॉर्ले एंड मिंटो कौन है, ये 2 व्यक्ति। तो मॉर्ले जो है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड जो मिंटो है वो है वाइसराय। कैसे याद रखेंगे, जब भी 2 व्यक्तियों के नाम पर यहाँ पे कोई एक्ट आएगा, 2 ही एक्ट आते हैं, एक मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी आता है, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मीन्स मॉर्ले, पहला जो व्यक्ति है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है एंड जो लास्ट वाला है वो वाइसराय है। तो पहले वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आई। इसने सबसे पहले क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है उसको इंक्रीज कर दिया,
ठीक है, सेंटर का भी प्रोविंशियल का भी। अब सेंटर में तो है 16 से जो मेंबर थे वो 60 कर दिए गए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहा, जो प्रोविंसेस है उनका तो अपना अपना अलग अलग सबकी वो थी, तो उन पर डिपेंड करता था कि कितना किसका बढ़ेगा, ठीक है। और ऑफिशियल वर्सेस नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इनहेंस्ड करा लेजिस्लेटिव फंक्शन को, ठीक है। क्या क्या बोला कि आप जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, बजट के ऊपर में जो है वो रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ करी गई कि इंडियंस जो है उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर द फर्स्ट टाइम एंट्री दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बनते हैं लॉ मेंबर वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दूसरा कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम के लिए वो लेकर आया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। यहाँ पर दरार डालनी शुरू कर दी गई है फिर से एक बार, मतलब जो मुस्लिम है ये दो जगह हैं, यहाँ पे मुस्लिम जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, यहाँ पे मुस्लिम थोड़े कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम है उनको मुस्लिम ही वोट करेंगे, मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, मुस्लिम से उनको वोट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो है प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन सबके लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया। तो इसमें आप ये देखोगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको बोला मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि ये कौन है और ये कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉन्टेग्यू कौन होंगे, पहला व्यक्ति कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड सेकंड वन कौन होगा, चैम्सफोर्ड मीन्स कौन होगा, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को जो है वो 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे हम देखते हैं फेडरल हो गया, ठीक है, उसके बाद इनको दे दिया गया था प्रोविंशियल लिस्ट में, उसके बाद दे दिया था कंकरेंट लिस्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट दे दिए गए थे, ठीक है। और डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट जो गवर्नर अपने पास रखता था, ट्रांसफर में गवर्नर प्लस जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो मिलकर काम करते थे, ठीक है। इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। 6 में से जो 3 लोग हैं वो इंडियंस होंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल क्या होता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, 2 हाउसेज है, लोकसभा है, राज्यसभा है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं लाइक यूपी जैसे स्टेट में एक हमारे पास विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, तो इसी को बोलते हैं बाई कैमरल 2, ठीक है। पीसी पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के अंदर में, ठीक है। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ मेंबर, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मीन सिख है, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है, एंड जो इंग्लैंड के जो थे उनको। एंड फ्रेंचाइज को लिमिटेड किया गया, सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बहुत सारे जो किए गए, एंड ठीक है। उसके बाद में साइमन कमीशन आता है नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन क्या था, 7 मेंबर्स के एक स्टैच्यूटरी कमीशन था, जिसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन थे, ठीक है। तो ये जो आता है इंडिया आता है, बट इसको बॉयकॉट किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑल द मेंबर्स वो सब के सब क्या थे, इंग्लैंड के थे, अंग्रेज थे, तो लोगों ने इसको बायकॉट किया बुरी तरीके से। फिर रिपोर्ट जो है 1930 में रखता है अपनी, इसमें रिपोर्ट में क्या बोला इसने, सबसे पहले जो डायरकी वाले सिस्टम है इसको अबॉलिश कर दो इंडिया में, ठीक है। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया को स्टैब्लिश कर दो, प्रिंसिली स्टेट वगैरह, ठीक है। एंड कम्युनल इलेक्टोरेट को आप कंटिन्यू करके रखो। इन्होंने दरार तो इंडिया में डालनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, इसको आप खुद रीड कर सकते हो, ठीक है। और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है। फिर कम्युनल अवार्ड आता है 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, हमने यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस जो है उनके लिए, ठीक है ना, इसमें आते हैं, जिसमें हम देखते हैं जो महात्मा गांधी है वो आमरण अनशन में बैठ जाते हैं, ठीक है, जेल में वो उस टाइम पर थे। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, माइलस्टोन बोला जाता है इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और इसको बोला जाता है ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। बहुत बड़ा एक्ट ये था, 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स इसके अंदर थे। ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने की बात ये करता है इसमें, ठीक है। फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट इसमें थी। डायरकी जो है उसे अबॉलिश कर दिया गया था प्रोविंसेस में, ठीक है। डायरकी वाला सिस्टम जो हमने पढ़ा था ना, 2 सब्जेक्ट, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको अबॉलिश कर दिया गया था। प्रोविंशियली ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा गया था। सेंटर में जो था वो डायरकी रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद में बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा गया, कहाँ कहाँ पर, 6 प्रोविंसेस में। बायकैमरलिज्म वही जो हमने पहले पढ़ा था, 2 हाउसेज वाला सिस्टम, तो उसको कहाँ कहाँ पर आया था अपने ऐसे याद रखना, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, 20 से 3 हो गया। उसके बाद मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस यहाँ पर, ठीक है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, किनको दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को, वुमेन को एंड लेबर को। काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कहाँ पे की थी मैंने, याद है, हमने बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था ना, गुड गवर्नेंस का एक्ट 1858 का, तो उसमें आया था कि एक अलग से ऑफिस बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसके लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई थी जो उनको असिस्ट करेगी, तो उसको यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया था। फिर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। फ्रेंचाइज जो थी उनको रखा गया 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इनको ही वोटिंग राइट था, ठीक है। फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 1937 में। यहाँ पर ये है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट, उनके लिए इसको स्टैब्लिश किया गया। नाउ द लास्ट एक्ट विच इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। अब क्या होता है, फरवरी 20 1947 को क्लीमेंट एटली बोलते हैं कि हम जो है ब्रिटिश रूल को इंडिया में एंड कर देंगे 30 जून 1948 तक। तो मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड करती है पार्टीशन की कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो जून 3 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान में बोला गया था, इसको वैसे आप खुद रीड कर सकते हो, मैंने मेन थोड़े से ऐसे प्रोविजंस लिख दिए हैं, लाइक ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा, पार्टीशन होगा इंडिया एंड पाक का, वाइसराय को अबॉलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करा जाता है किंग के द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज वी नो कि यहाँ पर कोई कानून बनाने वाली संस्था तो भी नहीं थी, तो बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह भी अभी यही काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस है इसको भी अबॉलिश कर दिया गया था। नाउ तो इसी में ही देखिए, यूपीएससी का एक PYQ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम provided in
यानी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था सेंटर के एंड स्टेट के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी स्कीम के ऊपर या कहाँ पर प्रोवाइड करा गया था? क्या मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म था? तो ऐसे आंसर तो चलो आपने देख लिया, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो सबसे पहले लास्ट वाला तो हम ऐसे ही इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। नाउ लेट्स चेक मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। तो मॉर्लिमेंटो, क्योंकि इससे हमें थोड़ा याद भी रहेगा। देखो इसमें कुछ ऐसी बात हो नहीं रही है, ठीक है। लेजिस्लेटिव वो उसका इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइस राय जो है वो करेगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, मतलब इंडियंस को डाला गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करा गया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें तो ऐसी बात है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ नहीं, ये वाला नहीं, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया था ना 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें भी यही था कि लिस्ट होंगी, अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट करा जाएगा। अगर हम देखें 1935 तो इसमें ही दिया गया, देखो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की, सेंटर बनाया जाएगा। और यहाँ पे तो इसका जो आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो हम एक बार ओवरव्यू देखें इसका पूरा। तो हमने क्या पढ़ा था, जो पूरा स्टार्ट हुआ था दैट वाज फ्रॉम दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, विच इज चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे 1600 में ट्रेडर्स के रूप में, 1765 में दीवानी मिल गई थी, इससे पहले 2 युद्ध भी हुए थे 57 64 में, ठीक है। बहुत सारे हुए थे वैसे तो, दीवानी राइट्स उनको मिल गए। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के 1857 में स्पॉय म्यूटिनी होगी, अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राउन के पास चलेगी। तो सबसे पहला जो एक्ट हमने इसमें पढ़ा था कंपनी रूल में, दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले, 4 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनको असिस्ट करने के लिए थी। उसके बाद बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट कर दिया था, इनके अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हो गई थी। जो सर्वेंट्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया था कि आपको गिफ्ट और ब्राइब्स नहीं लेनी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री अफेयर्स को, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में अगला एक्ट आया था 81 का, जिसको अमेंड करा गया था कि जो गवर्नर जनरल के काउंसिल एंड गवर्नर जनरल एंड कंपनी के सर्वेंट है, वो जो ऑफिशियल कैपेसिटी पर जो भी काम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा, ठीक है। रेवेन्यू मैटर को भी इससे एक्सक्लूड कर दिया था, ऐसा बोला था कि जो हिंदूज हैं उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉज के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा या जुरिस्डिक्शन में रखा जाएगा। प्रोविंशियल कोर्ट्स को जो है वो अपील वहाँ से कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ठीक है। रेगुलेशन भी बना सकती है गवर्नर जनरल की काउंसिल फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, डबल टी, ठीक है। डबल टी से क्या याद रखेंगे हम इसमें कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश पोजेशन वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड कंट्रोल जो होगा, सुप्रीम कंट्रोल जो होगा कंपनी के अफेयर के ऊपर वो ब्रिटिश का होगा। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर बनते हैं, तो वो उनको ओवरराइड की पावर दी जाती है काउंसिल के ऊपर एंड कमांडर इन चीफ की। चार्टर एक्ट आता है, इसमें ओवरराइडिंग पावर को एक्सटेंड कर दिया गया। कंट्रोल जो था वो बॉम्बे मद्रास के ऊपर बढ़ाया गया। ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए इंक्रीज करा गया। मेंबर जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एंड स्टाफ जो उनको इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाता था, एंड कमांडर इन चीफ को तब तक मेंबर नहीं माना गया जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जाता काउंसिल में। फिर सेकंड चार्टर आता है 1813 में, ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश हो गई। बट्टी एंड चाइना की जो ट्रेड की थी वो रही। कंपनी टेरिटरीज जो है वो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी में आ गई। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में लॉ किया, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया, लोकल गवर्नमेंट को बोला कि आप जो है टैक्स इंपोज कर सकते हो। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। विलियम बेंटिक फर्स्ट थे। जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर उनके पास में चली जाती है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी के रूप में उनको खत्म करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। ओपन कंपटीशन को यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करा गया, बट ये चीज़ जो है वो फेल रहती है। फिर लास्ट चार्टर आता है 1853, जिसमें क्या पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया था जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे। उसके बाद में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें 6 मेंबर्स होते थे, ठीक है। इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता था। सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कॉम्पिटिशन की बात करी गई और यहाँ पर ये चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया गया था, एंड मैकोली कमेटी बनाई गई थी। दैट्स वाई इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। कंपनी रूल को एक्सटेंड करने की बात करी गई थी, बट यहाँ पे जो है वो टाइमलाइन एक मेंशन नहीं थी। जो हम ऊपर देख रहे थे 20-20 ईयर का वो दिया गया था, इसमें नहीं था। इससे हमें साफ पता चलता था कि इंडिकेशन थी कि टर्मिनेट हो सकता है कभी भी कंपनी रूल, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव में, जैसे 4 मेंबर्स रखे गए थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। उसके बाद हमने देखा 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है एंड सीधा क्राउन से रूल चलता है। क्राउन में सबसे पहले गुड गवर्नेंस वाला रूल आता है, जिसमें हर मेजेस्टी जो है क्वीन के नाम पे रूल चलता है। वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। डबल गवर्नमेंट को बॉयलिश कर दिया गया था। नया ऑफिस बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिसमें 15 मेंबर उनको असिस्ट करते थे, एंड लीगल राइट्स भी उनके पास में थे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आता है, फिर 92 का आता है, फिर 1909 का आता है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड साइमन कमीशन, इनके सब कुछ है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर आप इन्हीं स्लाइड्स को भी मल्टीपल रिविजन्स दोगे तो आपका ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्ट्स में फंस जाते हैं, उनको नहीं पता चलता है प्रोविजन कौन से एक्ट का है, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ोगे और लेक्चर्स को रिपीटेडली लिसन भी करोगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।